में आके अनमोल बना दे। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आरसीएम एक ऐसा अनमोल रतन है, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आरसीएम के अलावा बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबके अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने सिद्धांत हैं। और आपके लिए खुशी की बात बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं एक हफ्ता दिल्ली बैठता हूं। जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी वो मेरे को आज पता है, बस फर्क कितना है। पता आपको भी लगेगा, पता आपको भी लगेगा, पर कब लगेगा? 5 साल बाद। 5 साल बाद। कैसे पता लगेगा? जैसे आप देखते हो ना, जब 6 लाइन निकलती है किसी भी क्षेत्र से, तो वहां जो लोग बैठे हैं उनको तो पता है 6 साल बाद का ये प्रोजेक्ट है। यस। तो वो अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं उस एरिया के, भाई साहब उस जगह से 6 लाइन 6-7 साल बाद निकल रही है, वहां जो भी खेत बिक रहे हो खरीद लो। अब 1 लाख रुपए बीघा में मिलते हैं। किसान ने इसलिए बेच दिया, इधर कोई आता ही नहीं, उसको नहीं पता 7 साल बाद क्या निकलेगा यहां से, पर ये उनको ही पता लगा जो वहां बैठे हैं। 7 साल बाद तो आपको भी पता लग गया, जब 6 लाइन निकल गई बोले ये तो 1 करोड़ का खेत हो गया, पर 7 साल पहले पता होता तो आप नहीं बेचते। तो बस जो चीज आपको 5 साल बाद पता लगेगी, मेरे को आज पता होती है दिल्ली की, बस इतना फर्क है। तो मैं आज आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी लाया हूं। आपको पता है भी डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कितनी कंपनियां भारत में जो काम कर रही हैं, इंडिया की और आउट ऑफ इंडिया की? लगभग पिरामिड जी 300 के आसपास। गवर्नमेंट की लिस्ट में कितनी कंपनियां? 10,000। 10,000 भारत में जो नेटवर्क के नाम पे काम करती है किसी भी तरह से। अब जो कानून आया है, पता है आप लोगों को जो लागू हुआ है? सुनील जी, पता है कितनी कंपनियां बंद हो रही हैं? मुश्किल से 100 कंपनियां बचेंगी। और ये सरकार, एक्चुअल क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड सरकार के लिए बहुत पहली प्राथमिकता नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम है, लेकिन अब उन्होंने प्लान बनाया है कि धड़ पकड़ चालू होगी, जिसको पकड़ते जाएंगे उसको बंद करते जाएंगे। कुछ कंपनियां तो ऑटोमेटिक सरेंडर होने लगी। अब इसमें 9,900 कंपनियां बंद होंगी। इसमें काम कर रहे हैं 10-20 हजार 50 हजार लाख लोग तो काम कर रहे होंगे, एवरेज 50,000 मानो, कितने लोग हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेटवर्क को जानते हैं। जैसे आपके यहां भी कोई ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद भूल गया, वो जानता तो है, मतलब कभी तो ज्वाइन हुआ है, वो टोटल आंकड़ा है। अब जब ये बंद होगी तो ये किसी अच्छे नेटवर्क की तलाश करेंगे, करेंगे। सच बताना कि आज की तारीख में कौन सा प्लेटफॉर्म, ये सोच के मत बताना आप आरसीएम में हो। करंट में वैल्यू, लीगल रूल्स, प्रोडक्ट की रेट, सबको देखते हुए कौन सी कंपनी अभी फर्स्ट है? और मैं आपके लिए भी गर्व की बात कहना चाहता हूं, इस 10,000 कंपनियों में अभी सबसे ज्यादा वैल्यू सरकार की निगाह में आरसीएम की। 19-20 थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फर्स्ट में वो इसी को मानते हैं आज की तारीख में।
अब ये लोग जब तलाश करेंगे अच्छी कंपनी की तो ये आरसीएम की तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा आरसीएम की वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ। आप आरसीएम को जो समझ रहे हो, मैंने शुरू में एक लाइन की थी, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है यानी भगवान को समर्पित रखता है अपने आप को, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने 4 लाइनें लिखी है, बड़े ध्यान से सुनना। पहली, जो तू चाहता है वो होता नहीं। मान लो आपकी इच्छा है स्टार रूबी बनने की और उसकी नहीं है, आपको बनाने की, तो आप कितने ही पापड़ पेल लो, अगला जन्म भी ले लो तो भी नहीं बनो, क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा है जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लाइन लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर वो चाहता है आपको स्टार रूबी बनाना तो दुनिया नहीं रोक सकती। और तीसरा लिखा है, इसलिए अब तू वो चाह जो मैं चाहता हूं, क्योंकि जो तू चाहता है वो तो होता ही नहीं, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तीसरी लाइन क्या लिखी कृष्ण भगवान ने, इसलिए अब तू वही चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। ये जो आरसीएम है, कितने लोग टीसी सर से नजदीक से मिले, बहुत नजदीक से बैठ के। ईमानदारी से उत्तर देना, आपको देखने के बाद नहीं लगता इस आदमी के पास कोई काम नहीं? ईमानदारी से बताओ। आप 20 मिनट बैठे रहो, वो 20 मिनट ही बैठे रहेंगे। आप जब तक नहीं बोलोगे वो बोलेंगे भी नहीं। आप ऐसे बैठे हो, वो भी ऐसे देखते रहेंगे। और आप 1 घंटे बाद भी जब तक आप नहीं कहोगे मेरे को जाना है, वो कभी नहीं कहेंगे मेरे को जाना है। आप 3 घंटे बैठे, वो 3 घंटे बैठे रहेंगे, वो पहले नहीं कहेंगे मेरे को कहीं जाना है, आपको कोई और काम है क्या? जब आप कहोगे सर हो गया अब मैं जाऊं, प्रश्न अब ध्यान से समझो। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक चाय पीने का टाइम नहीं होता उसके पास, और वो 3 घंटे बैठे, किताबें वो लिख रहे हैं, गाने वो गा रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री, कच्चा माल कहां से आ रहा है, पक्का कहां जा रहा है, पूरी भारत का ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद लगता है आदमी के पास काम नहीं है। तो इस कंपनी को चला कौन रहा है? आप बुक लिखो ना, बुक शब्दों का जो सीक्वेंस चाहिए, आप प्राण गीत को सुन लो एक बार, क्या शब्द है उसमें, बहुत अध्ययन चाहिए उसमें। आप अगर बुक लिखो ना, आपके घर वाले नहीं पढ़े, इतना सीक्वेंस चाहिए। अगर भारत बुक पढ़ रहा है तो बहुत मेहनत है उस बुक के पीछे, और कितनी बुकें लिखी है उन्होंने, एक लिखी है, तो फिर इस कंपनी को चला कौन रहा है? सौरभ जी, प्रियंका जी, और वो कई बार आपसे बोलते हैं सुबह के गुरुकुल में, मेरा को उसने आदेश किया है वो काम मैं करवा रहा हूं आपसे, उसने आदेश दिया है। और जिसको वो चलाए उसको कोई रोक सकता है? नो। अर्जुन के रथ पे वही तो सवार था। यस। सामने कितनी सेना थी, तो अर्जुन को किसी ने कह दिया घबराना मत, वो है ना तेरे साथ, फिर घबराना नहीं। जिसके साथ वो डायरेक्ट है। और मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये गॉड गिफ्टेड ही प्लान है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन आता है, यस। कौन बनाता है उसको? इफ्का। आपको पता है इफ्का की पहली कंपनी रतलाम में है, फर्स्ट। इफ्का की पहली कंपनी रतलाम में। आपकी पहली बुकलेट पे उसी का फोटो आता था, सबसे बड़ी कंपनी वही है आज भी। और वो कंपनी थी अमिताभ बच्चन जी की। तो जब मैं 1995 में रतलाम गया तो मेरे को किसी ने कहा अमिताभ जी की फैक्ट्री है रतलाम में। तो हमने कहा यार पड़ोस का यूपी का ही आदमी है, कभी तो मिलकर आने की इच्छा थी। तो हम हर संडे जाया करते थे।
कई साल गए, दिखे नहीं कभी भी। तो एक दिन फिर जो गेट पे एक व्यक्ति था, गार्ड, एज में थे वो बाबूजी, लगभग 60 साल उम्र होगी। मैंने बाबूजी को पूछा, बाबूजी अमिताभ जी आते किस दिन है? हम वर्किंग डे में आ जाए छुट्टी लेकर, कभी संडे नहीं आते। तो उन्होंने कहा 17 साल से तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक देखा 17 साल में मैंने नहीं देखा। हमने कहा यार हम तो इतने साल खराब कर लिए। 6 किलोमीटर दूर है इसका कंपनी रतलाम से, हर संडे आते हैं। मैंने कहा फिर कौन आता है? बोले जी मैंने नहीं देखा, कोई आता होगा मैनेजर दूंगा। तो हमने कहा यार किसी से मुलाकात हो सकती, तो उन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात कर, तो उन्होंने कहा जी ये कंपनी उन्होंने बेच दी, अमिताभ जी अब नहीं आते। किसको बेच दी? प्रेमचंद गोदा जी को। यस। प्रेमचंद गोदा जी कौन है? टीसी जी के रियल साले। टीसी जी के रियल साले, बहुत कम लोगों को पता होगा। आप सोचो जब अमिताभ जी ने बॉम्बे में कहा होगा ये कंपनी में बेचना चाहता हूं, अच्छे अच्छे दिग्गज पड़े थे। प्रेमचंद गोदा जी ही पहले वहां क्यों पहुंचे? इनको खबर कहां से मिल गई कि अमिताभ जी फैक्ट्री बेच रहे हैं? गॉड का प्लानिंग था कि उनके मन में उन्होंने विचार डाला गोदा जी के, तुम पहले चले जाओ। जा तो बहुत लोग सकते थे। और प्रेमचंद गोदा जी जब वहां पहुंचे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लो उन्होंने कहा 1300 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को। कितना? 1300 करोड़। तो जब आदमी बहुत परेशान होता है ना, जैसे आपके पड़ोस में कोई मकान बिक रहा हो और उस पर कर्ज है, मकान की वैल्यू 1.25 करोड़ है, वो कह रहा है जी 1 करोड़ दे दो खाली, अभी तो मैं तकलीफ में हूं। तो आप क्या कहते हो? वैल्यू तो 1.25 की है। तो कितने देता है आदमी ज्यादातर? 50-60 लाख। उसे पता आदमी फंसा फंसी में है, इसे बेचना ही है, कर्जे में। लेकिन प्रेमचंद गोदा जी की इंसानियत देखो, उन्होंने पता क्या कहा? 1300 करोड़ ही लो और इसमें भी 10% आपकी पार्टनरशिप रखो। पार्टनरशिप का मतलब 130 करोड़ कम, 10% पार्टनरशिप का मतलब 130 करोड़ कम देने। तो अमिताभ जी ने कहा भी मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है, मैं पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता। तो गोदा जी का जवाब था पैसे बाद में दे देना, पैसे पूरे ले जाओ अभी, लेकिन पार्टनरशिप रखो। यही इंसानियत अमिताभ जी को आरसीएम के मंच तक लाती है। अमिताभ जी को जब मई में आए थे, 0 फीस। आप उनको यहां भी बुला सकते हो, उनकी फीस है। आपको इस मंच पे बुलाना हो तो उनकी फीस चलती है मिनट से। मिनट से यहां भी बुला सकते हो आप क्या हो तो मैं 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या बुला सकते हो। 1 मिनट 1 लाख। 10 मिनट रोकना, 10 लाख रोक। अच्छा, ये समय होता है उनके घर से निकलने के बाद। आप ये मत सोचना वो यहाँ आके हॉल में एंट्री लेके नहीं, घर से निकलते ही जाना। तब से ये समय चालू होता है। आपकी फ्लाइट कितनी लेट है वो आप जानो। फ्लाइट का चार्ज आपको देना है, साथ में 6 बॉडीगार्ड आते हैं, उनका पैसा आपको देना है। यहाँ पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी की परमिशन आपको लेनी है। जितनी देर आएंगे और घर तक जाएंगे उतने टाइम का 1 लाख 1 मिनट। छोटी मोटी फैक्ट्री बिक जाए उनको बुलाने में। दिल्ली 3 घंटे रुके थे वो, 180 मिनट 18 करोड़ लगभग। और अभी आने जाने का नहीं जोड़ा। अब जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, गॉड गिफ्टेड क्या है? ये एक मलेरिया की दवा बनाते हैं इफ्का वाले, किसी को पता है? और पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो पूरी दुनिया में क्यों बिकती है उनकी दवा? इसका मतलब दुनिया में कोई उस दवा को बना नहीं पाता। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जापान में वैज्ञानिक नहीं है? अमेरिका में वैज्ञानिक नहीं है? फिर उनसे क्यों नहीं बनती? जब वो बनाने जाते हैं तो जितने कंटेंट वो डालते हैं तो रेट 10 गुना बढ़ जाती है।
Yes. रेट कम करते तो कंटेंट गायब हो जाते। तो इसका मतलब ये गॉड गिफ्टेड प्लान होता है, गॉड किसी को उस तरह का देता है। मतलब उनके पास जो फार्मूला है ना मलेरिया की दवा का, दुनिया में किसी के पास नहीं है, सारी कंट्रियों को बेचते। तो उसका नियम पता है क्या होता है? जापान कहता है फार्मूला बेच दो, तो जापान फिर किसी और देश को नहीं बेच सकता वो दवाई, जापान में ही रखेगा। मतलब 800 करोड़ 900 करोड़ में वो फार्मूला बिकता है। लेकिन गोदा जी कहते हैं फार्मूला हम नहीं बेचते, आप मलेरिया तैयार करो, हम गोली बेचते, जितनी चाहिए उतनी भिजवाएंगे। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आपका जो न्यूट्रिशन है Yes. इस रेट में, इस कंटेंट में दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती। आपको क्या लगता है जितनी भी बड़ी कंपनियां, एमवे है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये रेट कम नहीं कर सकती? ये चाहती हैं, लेकिन ये जब रेट कम करती हैं तो कंटेंट गायब हो जाते हैं, कंटेंट डालती है तो रेट 10 गुना हो जाता है। ये गॉड गिफ्टेड है आपके साथ। और जिसको गॉड चलाता है, हमारा क्या रोल रहेगा इस टॉपिक पे तो आगे बात करेंगे। गॉड का तो है ही,